बिहार में काबा तो बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार बा। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं अभिषेक तिवारी। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजमोहन है और बिहार में नई सरकार की गठन की जा चुकी है। 14 मंत्रियों के साथ 7वीं बार नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। इसमें क्या कुछ खास है, हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ राजमोहन, क्या लगता है इस बार के मंत्रिमंडल में क्या क्या खास है? अगर बात करें अभिषेक कि इस बार क्या खासियत है, जो आपने सवाल किया, तो सबसे बड़ा खासियत है कि पहली बार बिहार में 2 उप मुख्यमंत्री आपको दिखाई देने वाले हैं। बीजेपी के दोनों ही उप मुख्यमंत्री हैं और उसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि एक महिला पहली बार बिहार में उप मुख्यमंत्री के पद पर आसीन होगी। तो ये सबसे बड़ा बदलाव आपको बिहार में दिखाई देगा और ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार इन 2 उप मुख्यमंत्रियों के सहयोग के साथ किस तरह से काम को आगे बढ़ाते हैं। वहीं अगर बात करें मंत्रियों की संख्या की कि किस दल से कितने संख्या में मंत्री बने हैं, तो जेडीयू के मंत्री जिन्होंने शपथ ली है नीतीश कुमार को जोड़कर, तो उनकी संख्या है 6। वहीं अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी से 7 मंत्रियों ने शपथ ली है, जबकि हम और वीआईपी से एक मंत्री ने शपथ ली है। तो ये सबसे बड़ी खासियत है कि पहली बार एनडीए में मंत्रियों का शपथ ग्रहण हुआ जिसमें बीजेपी की संख्या जेडीयू से ज़्यादा है। वहीं अगर हम थोड़ा और डिटेल में चलते हैं, जो मंत्री बने हैं, तो जो मंत्री बने हैं उनमें सबसे पहला नाम मैं उस शख्स का लूँगा जो राजद के सहयोग से पहले एमएलसी बना और अब एनडीए की सरकार में मंत्री बने हैं। नाम है उनका संतोष सुमन, जो कि जीतन राम मांझी के बेटे हैं। राजद के सहयोग से एमएलसी बने थे, लेकिन अब एनडीए में वो मंत्री पद पर आसीन हो गए हैं, शपथ ले लिए। देखना होगा आगे उन्हें कौन सा विभाग मिलता है। वहीं मुकेश सहनी अभी तक किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। चुनाव सिमरी बख्तियारपुर से लड़ा था, उन्होंने हार गए थे, लेकिन मंत्री पद की शपथ उन्होंने ले ली है। यानी कि एनडीए से उनकी जो तालमेल बैठी थी कि एक पद उन्हें, एक जो सीट है वो विधान परिषद की दी जाएगी, यानी कि कंफर्म है कि अब उस पर मुकेश सहनी ही विधान परिषद में जाएंगे। वहीं अशोक चौधरी जेडीयू के, वो पहले विधान परिषद में थे, मंत्री भी थे, लेकिन हाल ही में उनका कार्यकाल खत्म हो गया है, यानी कि वो भी किसी भी सदन के सदस्य नहीं है और उन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ली है। यानी कि कहा जा सकता है कि 2 ऐसे मंत्री हैं जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, उसके बावजूद उन्होंने शपथ लिया है। वहीं अगर देखा जाए तो अल्पसंख्यक समुदाय से इस बार कोई मंत्री नहीं बनने वाला है, क्योंकि एनडीए में कोई अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधि जीत कर ही नहीं आया है। यानी मुस्लिम समुदाय से कोई भी जीत कर एनडीए का विधायक नहीं बना। इस वजह से शायद अल्पसंख्यक समुदाय को मंत्री पद में कोई जगह नहीं मिली है और आगे भी मिले इसकी बहुत कम संभावनाएं नजर आती हैं। अब एक और बात है कि शीला कुमारी, जो कि जेडीयू की विधायक हैं, वो पहली बार जीत कर आई हैं और वो मंत्री बन चुकी हैं, उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। तो बड़ी खबर है कि इस बार मंत्रिमंडल में बहुत कुछ बदला नजर आ रहा है। अगर मंगल पांडे को छोड़ दें तो पूरा मंत्रिमंडल आपको बदला नजर आएगा, खासकर बीजेपी की रणनीति रही है। हाँ, यही साफ तौर पे दिखाई दे रही है। अच्छा राजमोहन, अगर हम बात करें पटना को लेकर के, तो पहले पटना से मंत्री हुआ करते थे, नंदकिशोर भी मंत्री हुआ करते थे, लेकिन इस बार पटना का कोई बड़ा चेहरा शामिल नजर नहीं आ रहा है। देखिए, नंदकिशोर यादव के बारे में खबरें चल रही हैं कि उन्हें हो सकता है कि विधानसभा का अध्यक्ष बना दिया जाए। हालांकि ये खबरें हैं, इसकी कोई पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। और देखा जाए तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि राजधानी पटना, जहां पर शपथ होता है नीतीश कुमार का, अन्य मंत्रियों का, और उस जिला का कोई भी सदस्य मंत्री पद की शपथ नहीं लेता है, तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हालांकि अब देखना होगा कि आगे जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, नीतीश कैबिनेट का जब विस्तार होगा, तो उसमें क्या किन्हें किसी को शामिल किया जाता है या नहीं किया जाता, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जिस तरह से और जो नजर आ रहा है, बीजेपी का जो एजेंडा, जो रणनीति साफ तौर पर झलक रही है कि अब वो पुराने चेहरों पर भरोसा नहीं करना चाहती है, वो नए चेहरों के साथ बिहार के अगले चुनाव की तैयारी करना चाहती है, क्योंकि वो अब मान के चल रही है कि 2025 के चुनाव में उसे अपना सीएम कैंडिडेट इस बार बिहार को दे देना है। तो क्या राजमोहन, हम ये भी समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से मंत्रिमंडल आपको नजर आ रहा है, ऐसे में जातिगत समीकरण भी बैठाने की कोशिश?
देखिए, बिल्कुल जातिगत समीकरण तो बिहार की राजनीति में आप बिना जातिगत समीकरण के कोई भी काम ही नहीं कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो उप मुख्यमंत्री जो बनाए गए हैं वो भी वैश्य समाज से आते हैं, पिछड़ा बिहार में उन्हें पिछड़ा भी घोषित किया गया है। वहीं जो रेणु देवी हैं वो भी नोनिया समाज से आती हैं। तो हमेशा से ही बिहार की राजनीति को आप बिना जातीय समीकरण के आप जोड़ ही नहीं सकते। हालांकि सवाल ये भी उठ रहा था लगातार कि कोई भी सवर्ण जो है वो उप मुख्यमंत्री के पद पर नहीं दिया गया, इससे हो सकता है कि सवर्णों में नाराजगी हो, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है, खासकर ग्राउंड लेवल पर। तो बीजेपी के लिए यह राहत भरी खबर कही जा सकती है। बिल्कुल, जिस प्रकार से इस बार के मंत्रिमंडल में लोगों को जगह मिली है और खास तौर पर बिहार के इतिहास में पहली बार किसी महिला को उप मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, यह अभी सबसे बड़ी बात है। जी राजमोहन, मैं इस बार जो शपथ जो 2 मंत्रियों ने ली उसमें एक रामप्रीत पासवान है और दूसरे हैं जीवेश मिश्रा, जिन्होंने मैथिली में शपथ ली। तो एक तरह से जिस तरह से हमने चुनाव में भी देखा कि बीजेपी पूर्ण रूप से मिथिलांचल पर फोकस किए हुए थी, वो यहाँ पर शपथ ग्रहण में भी नजर आया कि जो भी वहाँ के जो विधायक बनकर आए हैं, जो मंत्री बने हैं, उन्होंने मैथिली में ही शपथ ली और एक कहा जा सकता है कि उन्होंने अपना एक एजेंडा फिट करने की कोशिश की है मिथिलांचल पर। जी हाँ, और अगर बात करें नीतीश मंत्रिमंडल को लेकर के, तो 2 ऐसे कदावर नेता जो 74 बरस के उम्र के हैं, बाद बाकी सब नए चेहरे, नए अनुभव के साथ नए कीर्तिमान गढ़ने को तैयार। एक बार फिर से बिहार देखने वाली बात है, डबल इंजन की सरकार किस रफ्तार के साथ आगे बढ़ती है बिहार को लेकर। फिलहाल जिस प्रकार से लगातार केंद्र से सहयोग की बातें आपको चुनाव के दौरान सुनाई पड़ी होंगी, वो तमाम अब धरातल पर उतरने वाली है। सबका अब चिट्ठा नजर आने वाला है। देखने वाली बात है बिहार सरकार किस प्रकार से बिहार को लेकर आगे बढ़ती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।